माफ कीजिएगा 9/11 की जो यूएस में हुआ था 2001 में, 17 साल पहले। तो वो पूरी कहानी सुनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये कहानी के आगे की कुछ चीज़ें थी वो ज़रूर आप बताएं, क्योंकि इसी कहानी से जुड़ी हुई है ओसामा बिन लादेन की मौत की कहानी। तो 9/11 तो ख़त्म हो गया था, वो पूरी कहानी आपको बताई कैसे 19 आतंकवादियों का एक जत्था अमेरिका पहुंचता है, उसके 4 अलग अलग एयरपोर्ट पर वो 4 प्लेन को हाईजैक करते हैं और फिर उसको अलग अलग 4 जगहों पे गिराते हैं, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत होती है और अमेरिका पर ही अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। तो ये सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब आगे की कहानी शुरू होती है कि पूरा अमेरिका इस हमले को लेकर एक तरह से एकदम बौखला गया था और अमेरिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी उसकी धरती पर ऐसी आतंकवादी हरकतें हो सकती हैं, इतने बड़े लेवल पे ऐसी प्लानिंग हो सकती है। तो उसके बाद फिर जांच हुई, तमाम चीज़ें हुई, बहुत सारे नए कानून बने आतंकवाद को लेकर। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि इस हमले के फ़ौरन बाद ये पता चल गया था कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और अलकायदा ने बाकायदा क्लेम भी किया। कुछ लोग पकड़े गए बाद में जो दबिश डाली, जिन्होंने सपोर्ट किया था 19 लोगों को अमेरिका में आने में, मदद, रहने में, लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में। तो उन लोगों के ज़रिए धीरे धीरे तमाम लोगों के नाम सामने आ चुके थे। तो ये क्लियर हो गया था कि इस सबसे बड़े आतंकी हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ है और ओसामा बिन लादेन ही मास्टरमाइंड था। तो अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका अब सीधे सीधे ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ता है और पूरी जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है, CIA और जो सुरक्षा एजेंसी है, वो तमाम लोग अब लादेन की तलाश में जुट जाते हैं 2001 से। लेकिन लादेन जो है वो अपना ठिकाना बदलता रहता है और लादेन तक पहुंचना इसलिए मुश्किल था क्योंकि लादेन न फ़ोन यूज़ करता था, न नेट यूज़ करता था, और उसके जो काम करने का तरीका था वो संदेश वाहक के ज़रिए, अगर उसे किसी तक संदेश पहुंचाना है, किसी से मिलना है, कोई आतंकवादी गतिविधि या जो इस तरह की चीज़ें उसको अंजाम देना है, तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी पे कभी भी बिलीव नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसके ज़रिए वो पकड़ा जाएगा। फ़ोन से या नेट के थ्रू आपके लोकेशन को पता किया जा सकता है, और ओसामा बिन लादेन को ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम था क्योंकि उसकी अपनी इस आतंकवादी संगठन में बहुत सारे इंजीनियर, टेक्नीशियन वो भी थे, और वो पल पल की ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट्स की हो, वो उसे बताते रहते थे। तो ओसामा बिन लादेन हमेशा संदेश वाहक का इस्तेमाल करता था मैसेज के लिए, मैसेंजर का मतलब, और वो मैसेंजर उसके अपने लोग होते थे। तो यही वजह है कि अमेरिका कभी ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को ढूंढ नहीं पाया। वक्त बीतता जाता है, 2001 के बाद अमेरिका पे प्रेशर भी है, लोगों का भी है कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जाए, उसे सज़ा मिले, और इस चक्कर में 5-6 साल बीत जाते हैं। 5-6 साल तक ओसामा बिन लादेन के अलग अलग ठिकानों के बारे में जानकारी मिलती है। अमेरिका वहाँ पे दबिश भी डालता है, बमबारी भी होती है, कई बार खबर आती है ओसामा घायल भी हो गया हमले में, लेकिन होता कुछ नहीं। हमेशा ओसामा बिन लादेन अपने नए वीडियो ऑडियो के साथ सामने आ जाता और फिर उसकी मौत पे फुल स्टॉप लग जाता। तो अमेरिका की कोशिश जारी थी, पूरी दुनिया के जो अलकायदा से जुड़े हुए लोग थे उन सब पे नज़रें रखे हुआ था, सब कुछ था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था, ओसामा का सही ठिकाना नहीं मिल रहा था। इसी दौरान करीब 6 साल गुजर जाते हैं। 6 साल के बाद 2007 आता है और ग्वांताना में बे, एक क्यूबा के पास जगह है जहाँ पे एक जेल है और वो जेल अमेरिका चलाता है। तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के कैदी हैं, आतंकवादी, और वो सारे लोग रहते हैं जो हार्डकोर होते हैं, उनको रखा जाता था। तो पहली बार अमेरिका को एक पुख्ता जानकारी 2007 में, यानी कि 9/11 के 6 साल के बाद ओसामा बिन लादेन के बारे में ग्वांताना में बे से मिलती है। वहाँ पे उस जेल में कुछ जो, चूँकि वहाँ पे कई जेल के अंदर इस तरह के जासूस वासूस को भी रखा जाता है, अलग अलग भेष में, कुछ जानकारी मिले। तो वहाँ से एक जासूस के थ्रू ये पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन मैसेंजर का इस्तेमाल करता है, संदेश वाहक का, कोई भी पैगाम देने के लिए। और ऐसा एक बहुत ख़ास उसका मैसेंजर
उसका नाम, उसका पता, वो उन्हें मिलता है। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उसको ये था कि अगर उस मैसेंजर तक पहुंच जाए और उसकी ऊपर नज़र रखें, उसकी निगरानी करें, तो उससे होते हुए ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा जा सकता है। तो अब ये खबर बहुत अच्छी खबर थी। फ़ौरन टीम लगती है उस मैसेंजर को ढूंढने के लिए, और जिससे पता चलता है उसमें सिर्फ ये थी कि वो एक जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसने कुछ लोकेशन बताए। अब उसके थ्रू जो सीक्रेट सर्विसेज के लोग हैं यूएस के, वो तमाम लोग उस मैसेंजर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2007 में ये जानकारी मिलती है, लेकिन 9 आ जाता है। 2 साल तक सिर्फ तलाशी चलती रहती है, पर वो उस संदेश वाहक तक नहीं पहुंचते। कोशिश जारी थी, कभी मायूसी आती, कभी नाउमीदी आती, और इस दौरान में बाकी जो यूएस ट्रूप्स और बाकी सब थे वो अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में अलग अलग बंकरों में, जहां उन्हें ज़रा सा भी शक होता वहां ओसामा बिन लादेन की छानबीन तलाश शुरू कर दे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तब तक 2001 के बाद से ज़्यादातर अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में ही रहा और बंकरों में रहा करता था। तो और बंकर में रहने की एक वजह यह थी कि वो सेटेलाइट से की इमेजेस से भी बचना चाहता था। तो इधर अमेरिका लगातार अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में खाक छान रही है, उधर संदेश वाहक नहीं मिल रहा। करते करते 2 साल गुजरते हैं और 2009 में अचानक एक बड़ी कामयाबी मिलती है। जिस संदेश वाहक की बात की गई थी उसका पता चल जाता है, और उसके एक भाई का भी पता चल जाता है, और पता चलता है कि ये लोग पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में हैं। अब ये एक बड़ी कामयाबी थी सीक्रेट सर्विसेज के लिए। इसके बाद फौरन टीम लगती है, उसको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। अब इनकी निगरानी शुरू होती है। 2009 में ये दोनों मिलते हैं, इनकी निगरानी शुरू होती है, लेकिन लगातार महीने गुजर जाते हैं। ये दोनों को फॉलो करते करते ये जहाँ जाते, एक जगह जाते, फिर आते, फिर वापस आते, फिर जाते, तो उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। असल में था क्या कि ओसामा बिन लादेन के अलग अलग संदेश वाहक थे, हर काम के लिए अलग, और उसका साफ इंस्ट्रक्शन था कि जब तक वो ना संदेश भिजवाए, कोई उस तक कोई मैसेज न भिजवाए, और ना वो उससे मिलने के लिए आएगा। और वैसे भी 2-3 ही खास थे जो उसका पता जानते थे। तो ये जब दोनों का पता चला तो इसकी निगरानी होनी शुरू हो गई। निगरानी होते होते करीब इसमें भी 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये कहाँ जाता। जहाँ जहाँ वो जाता उसकी पूरी रैकी करते, उसको खंगालते, उसको टटोलते, पर वहाँ से ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिलता। तो फिर एक बार उम्मीद ये होने लगी, एक दौर ऐसा आया कि लगा कि शायद अब ये संदेश वाहक बदल दिया गया, क्योंकि साल बीत गए थे 2-3, और एक संदेश वाहक को बहुत पुराने ज़्यादा दिन तक नहीं रखता ओसामा बिन लादेन। तो उसने किसी नए को हायर कर लिया, क्योंकि वो जब भी लोकेशन चेंज करता तो ये सारी चीज़ें, इस अपना जो सारी कड़ी है वो तोड़ देता, ताकि उस कड़ी को पकड़कर, उस सिरा को पकड़कर उस तक कोई पहुंच ना पाए। तो एक तरह से ये लोग लगभग मायूस थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से कामयाबी मिलती है। इनमें से एक संदेशवाहक इस्लामाबाद से करीब 61 किलोमीटर दूर गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। CIA की टीम पीछे लगी हुई थी। उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वो एबटाबाद इस्लामाबाद से 61 किलोमीटर दूर था। इस शहर को ये इसलिए बसाया गया था कि वहाँ पे ज़्यादातर एक तो पाकिस्तानी जो फोर्स है उसकी एकेडमी है, सबसे बड़ी चीज़ उस एबटाबाद की पहचान। वहाँ ट्रेनिंग होती और सब कुछ, और जो रिटायर्ड अफसर होते पाकिस्तानी सेना के, एयरफोर्स के, उन्होंने वहाँ अपने बड़े बड़े बंगले बना रखे थे तो वो वहाँ रहते थे। तो जब इन्होंने पीछा किया उसके बाद वो पहुँचे तो देख रहे हैं कि वो संदेश वाहक बहुत ही घूमता फिरता, जैसे एक होता है कि आप स्टेट मालूम है कि इस घर में जाना है, लेकिन वो वैसे नहीं जाएगा। वो कई चीज़ों को क्रॉस करते हुए कहीं और जाते हुए आखिरकार वो एक एबटाबाद से अलग थलग एक बहुत बड़ी सी हवेली टाइप की बनी हुई थी जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी। तो वो वहाँ पहुँचता है और उसके बाद वो जो घर की दीवारें थी वो करीब 17-18 फीट ऊंची थी, 7-8 फीट चौड़ी और मोटी थी,
और एबटाबाद में ऐसा कोई दूसरा घर नहीं था, ऐसी कोई हवेली नहीं थी जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों और जिसकी दीवारें इतनी मोटी हों। ये जनरली वो लोग बनाते हैं जो जैसे बॉम्ब प्रूफ टाइप की, अगर कोई हमला हो तो वो दीवारें उसको झेल लें। मैंने इराक़ में ऐसी, बगदाद में ख़ासतौर पर ऐसी दीवारें देखी हैं। वहाँ हर जो रेजिडेंशियल इलाका है सिक्योरिटी जोन के बाहर, वहाँ ज़्यादातर दीवारें ऐसी होती हैं, लंबी लंबी और बहुत मोटी, जो कि बॉम्ब को भी झेल सकती हैं। तो मुझे एहसास है कि वो फिर वो दीवार कैसी होगी। तो जब ये वहाँ पे गया, उसके बाद इन लोगों ने रैकी की, देखा और ये बाहर वेट कर रहे हैं उसका, चले गए। फिर उन्होंने उस हवेली के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि 2005 में इस हवेली को बनवाया गया था। यहाँ पर ख़ास ऑर्डर देकर करीब 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे इस पर उन्हें अभी ये था कि इसमें पता नहीं कौन है, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी फोर्स की एकेडमी वहाँ पे, और एबटाबाद जैसे इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर, क्या ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पे रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं, पाकिस्तानी फोर्स को जानकारी नहीं, पाकिस्तानी सेना को जानकारी नहीं, क्योंकि वो उनके गढ़ में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी रह रहा है। तो ये भी तो शक ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की जानकारी में होता तो बताता। लेकिन ये भी फिर सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की बिना जानकारी में इतनी बड़ी एक हवेली खरीद के और ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी उसके अंदर पिछले 2-3 साल से रह रहा हो। क्योंकि जब रेकी के बाद, जब ये CIA ने उस मुखबिर जो संदेश वाहक था, उसके बाद जब उन्होंने सारी चीज़ें पता की तो पता चला कि ये 3-4 साल पहले ही बनाई गई थी हवेली। और इसमें जो लोग रहते थे वो बहुत कम बाहर निकलते थे। नंबर 2, वहाँ पे बाहर से कोई सिक्योरिटी का कोई तामझाम नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने CIA को ये यकीन दिलाया कि हो ना हो कि ये ओसामा बिन लादेन इस घर में रह सकता है, वो ये था कि पूरे एबटाबाद में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अच्छे लोग रहते थे, बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर, और वो एक लौता घर था जिसके अंदर कोई टेलीफोन नहीं था, लैंडलाइन, जिसके अंदर कोई मोबाइल नहीं था, जिसके अंदर कोई TV नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स की हम बात करते हैं उनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी। ये चीज़ें थोड़ा सा शक पैदा करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओसामा बिन लादेन की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था। तो एक तो इस घर के लोगों का रहस्यमय तरीके से घर के अंदर रहना, मिलना जुलना लोगों से नहीं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, मोटी दीवारें, और ये TV, फ़ोन, आज के ज़माने में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, ये सारी चीज़ें CIA के कान खड़े कर देती हैं। उसके बाद ये बात फिर आगे बढ़ाई जाती है। अब उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस से कोशिश की जाती है कि इस घर की तस्वीरें लें। तो सैटेलाइट इमेजेस से जो तस्वीरें ली जाती हैं, जब भी ओसामा टहलने के लिए निकलता था तो सिर्फ दिन भर में वो एक बार बाहर आता था, और वो शाम का वक्त हुआ करता था। तो एक लंबा सा, सबसे ज़्यादा जो उस घर का, उस घर के करीब 6-7 लोगों के इमेजेस थे, जिसमें जो ओसामा बिन लादेन काफ़ी लंबा था, उसकी हाइट अच्छी खासी थी। तो उस इमेजेस से जब उसको नापा जाता है तो पता चलता है कि ये सेम हाइट का है जो ओसामा बिन लादेन की हाइट है, क्योंकि उसका जो पूरा हुलिया है, बही खाता है ओसामा बिन लादेन का, वो CIA के पास और ऐसी सारी एजेंसीज के पास पहले से हैं। तो अब ये लगभग पुख्ता हो जाता है कि हो ना हो इस घर में ओसामा बिन लादेन ही है। लेकिन फिर भी ये था कि अब क्या करें, और 1 मिनट को ना हो तो क्या करें। तो इसको लेके अमेरिका में बाकायदा प्रेसिडेंट के लेवल पे डिस्कशन होता है। तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन फिर CIA अपनी पूरी खुफिया रिपोर्ट देती है और वो बताती है कि नहीं, ये ओसामा बिन लादेन है, और ये सारी चीज़ें पुख्ता करती है, और सेटेलाइट की इमेजेस भी पुख्ता कर रही है थोड़ा। तो इसके बाद अब ये तय होता है कि ठीक है, ऑपरेशन करना है इसको, लेकिन कैसे। तो पहली चीज़ तो ये पता की जाती है कि इसके बारे में पाकिस्तान को पता है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर नहीं है तो पाकिस्तान को भरोसे में लिया जाए और सीधा सीधी बताया जाए, भैया इस घर में ओसामा बिन लादेन है, और हमारी और आपकी फोर्स इकट्ठे जाएगी और उस पर धावा बोलेगी, या तो अरेस्ट करेगी या मारेगी। लेकिन इसमें ख़तरा ये था कि जो उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि अगर ये पाकिस्तान को ये बात पता चल गई और उनके साथ शेयर कर लिया तो बहुत मुमकिन है कि ये बात ओसामा बिन लादेन तक पहुंच जाए, और
इससे पहले कि हम कोई ऑपरेशन करें ओसामा बिन लादेन को भनक लग जाए और वो वहाँ से निकल भागे और फिर मुश्किल से हाथ आएगा। तो तय होता है कि पाकिस्तान को भरोसे में नहीं लिया, इसमें नहीं लिया जाएगा और उससे कोई शेयर नहीं करेंगे ये बात। तो अब सवाल ये है कि दूसरे मुल्क में घुस के कैसे ऑपरेशन करेंगे और इसका अंजाम क्या होगा। तो होता है कि नहीं, करना है तो अकेले करना। तो पहला आता है कि ड्रोन अटैक करते हैं इस हवेली के ऊपर जिस घर में। अच्छा, ड्रोन अटैक जो करते हैं उसका टारगेट बहुत ही एकदम 110% परफेक्ट होता है। जो निशाना आप लेते हैं, जहाँ पे आपको गिराना है वहीं पे गिरेगा और वो सारी चीज़ होंगी। लेकिन फिर भी ये जब बात बराक ओबामा तक पहुँचती है, बराक ओबामा तक, तो ये होता है कि नहीं, अगर इसमें ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश हुई और ड्रोन से, चूँकि घर के ऊपर वहाँ पे और भी आबादी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अमेरिका की दुनिया में बहुत ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। तो ड्रोन का रिस्क लेना ठीक नहीं है। ऑपरेशन ऐसा हो जिसमें टारगेट सिर्फ वही हवेली हो और उस हवेली के अलावा और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब सवाल ये है कि ड्रोन भी नहीं है, पाकिस्तान को भरोसे में भी नहीं लेंगे, पकड़ना भी है, मारना भी है, तो कैसे मुमकिन होगा। तो फिर इसके लिए एक तैयार किया गया जो अमेरिका की बेस्ट फोर्स है, सील 6, जो ज़मीन, आसमान, पानी, समंदर, जिसमें कहते हैं हर हालात में, जंगल में वो लड़ना जानते हैं, वो हर चीज़ का मुकाबला करना जानते हैं। तो सील 6 के 24 कमांडो को तैयार किया गया आनन फानन में। और उसके बाद ये हुआ कि यही जाएंगे और स्पेशल चॉपर से जाएंगे और रात को ये ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आ जाएंगे। अब ये स्पेशल चॉपर इसलिए कि एक तो ये बहुत कम हाइट पे उड़ सकती है, इसकी आवाज़ बहुत कम होती है, बाकी हेलीकॉप्टर के मुकाबले वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। तो कहा गया कि ये ज़्यादा ठीक है। इसके बाद फिर 3 चॉपर तैयार किया जाता है और तय ये होता है कि इनका सबसे जो नियरेस्ट बेस था यूएस का, अफगानिस्तान में ऑलरेडी इनका आर्मी बेस है, तो बरगाम एयर बेस यूएस का जो था, वहाँ से रात को ये 3 चॉपर में 24 सील कमांडोस निकलते हैं और रात के अंधेरे में फिर जो पहला है चॉपर था वो उस हवेली के छत के ऊपर मंडराता है और तभी अचानक उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें जो बैठे हुए थे जितने कमांडो, वो रस्सी के सहारे छत पे उतर जाते हैं और दूसरे हवेली की दूसरी तरफ उस चॉपर को, अब चूँकि उड़ाने का और उसका कोई मतलब नहीं था और वो चाहते नहीं थे कि सबूत रहे, तो उस चॉपर को वो क्रैश कर देते हैं खुद ही, कमांडो, सील कमांडो के लोग। पर उसके सारे कमांडोज पहले ही उतर चुके थे। तो जब उसको क्रैश करते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, धुआं उठता है, आग के शोले उठते हैं। तब तक जो दूसरा चॉपर था उससे नीचे कमांडो उतरे थे और तीसरा चॉपर सिर्फ उसके ऊपर मंडरा रहा है और रात के अंधेरे में कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ भी नहीं। और उसके बाद इन्हें पता था कि साफ इंस्ट्रक्शन था कि घर में जितने भी लोग हों उन्हें सीधे मार देना है। थोड़ी देर के बाद सीधे शूट आउट गोली होती है, वहाँ पे चलती है और उस घर में जितने भी लोग थे वो मारे जाते हैं। 2 गोली ओसामा बिन लादेन को मारी गई थी, सर में और सीने में। सर का आधा हिस्सा ओसामा बिन लादेन का लगभग बाहर आ गया था। उसके बाद वो फ़ौरन, उनके पास सारी चीज़ें थी, वो फेशियल रिकॉग्निशन के ज़रिए ये देखते हैं कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। फिर वहाँ पे सारी खबरें दी जाती है। उसके बाद ये उसी तेज़ी से बाकी सबको छोड़कर ओसामा की डेड बॉडी को उठाते हैं, चॉपर में डालते हैं और 2 चॉपर के साथ ये वापस बरगाम एयरबेस एबटाबाद से उड़कर पहुंचते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 1 और 2 मई 2011 की रात को ये जो ऑपरेशन हुआ था, कुल 40 मिनट लगे थे। मतलब 40 मिनट उस एबटाबाद से बरगाम, मतलब बरगाम से एबटाबाद उनको आने में, मारने में, डेड बॉडी उठाने में और ले जाने में। उसके बाद घर से कुछ ज़रूरी चीज़ें भी एबटाबाद की ये कमांडोज उठा के ले जाती है। उस घर में कुछ दवाएं थीं और जिससे ये पता चला था कि ओसामा बिन लादेन इधर बीमार है, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी। तो जब ये वापस वहाँ पे पहुँचते हैं सेफ, उसके बाद जाहिर सी बात इधर एबटाबाद में हलचल मचती है, फिर लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर गए थे। उस चॉपर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर गए थे। जो बचा खुचा मलबा था उसके ऊपर भी उन्होंने बम मारकर उसको पूरी तरह से निशानी मिटा दी ताकि
अमेरिकन या अमेरिकन सोल्जर या अमेरिकन चॉपर की कोई निशानी या कोई सबूत वहाँ ना बचे। इसे आज भी कहते हैं वर्ल्ड का, मतलब वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं, पर उन सारे बेस्ट ऑपरेशन में से एक इसको माना जाता है। खैर, इसके बाद जब बरगाम पहुंचते हैं तो उसके बाद अब वो तसल्ली से सारी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके सैंपल भी लेते हैं डीएनए वेने के लिए, और जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ओसामा बिन लादेन ही है सब कुछ, फिर ये तय होता है कि इसका क्या करें। इसके बाद दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक ये कि पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इसकी बॉडी लेंगे, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब को, क्योंकि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का नागरिक था, शहरी था, तो सऊदी अरब ने लेने से मना कर दिया, पाकिस्तान हाथ नहीं डालना चाह रहा था, और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ओसामा बिन लादेन की किसी को बॉडी दें और कहीं कब्र बने और लोग उस फिर कब्र को एक निशानी बना लें और जितने जिहादी और आतंकवादी हैं वो उस जगह की मतलब एक तरह से वो कर लें, उसको एक मान्यता दे दें। तो फिर अमेरिका ने कहा यह जाता है कि पूरी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से समंदर में बाकायदा एक ताबूत में वो ओसामा बिन लादेन की बॉडी को रखने के बाद और इस्लामिक रीति रिवाज से समंदर में ले जाकर दफना दिया। मतलब एक गुमनाम जगह पे समंदर में ले जाकर उसने उसको दफना दिया, और वो जगह आज भी किसी को पता नहीं कहाँ, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को पता ना हो कि ओसामा बिन लादेन को कहाँ दफन किया गया था। तो इस पूरी कहानी में यह है कि 2001 में 9/11 हुआ, उसके बाद 10 साल तक अमेरिका ओसामा बिन लादेन की खाक छानती रही, और कैसे कैसे संदेश वाहक के ज़रिए वहाँ और यहाँ वहाँ पीछे, लेकिन वो मिला नहीं। आखिरी में मिला तो सिर्फ 2, और जिससे बचने की कोशिश की थी ओसामा बिन लादेन ने हमेशा कि कोई ऐसा मुखबिर ना हो, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं हो, फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, टीवी, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन आखिरी में ये कि ये भी एक मजबूरी थी कि आप हर तरह से इंसानों से कट के नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो 2 मुखबिर थे जिसने अमेरिकन खुफिया एजेंसी को इस्लामाबाद से एबटाबाद तक पहुंचाया, वो उसके 2 संदेश वाहक थे, मुखबिर थे, जो आखिरी में ओसामा बिन लादेन की मौत की वजह बनी। लेकिन इन तक पहुंचने में भी अमेरिका को 10 साल लगे, और 10 साल की अथक मेहनत के बाद तब कहीं जाकर अमेरिका का बदला हुआ, 9/11 का जो बदला है वो पूरा हुआ, और ओसामा बिन लादेन की कहानी ख़त्म हुई। तो ये थी पूरी कहानी। इस पर फिल्में भी बनी हैं, और अभी हाल में कुछ एक रिपोर्ट भी और भी आई है, और बीच बीच में कुछ इसके बारे में रिपोर्ट आती रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें सारे कमांडोज जिन्होंने हिस्सा लिया था सील 6 की टीम के, उनमें से ज़्यादातर को गोपनीय रखा गया, उनको उनके नाम और वो सारी चीज़ें सामने नहीं लाई गई, इसलिए कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है बदला लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें 2 पार्ट में, कल मैंने आपको बताया था 9/11 कैसे हुआ, 9/11 का आइडिया कहाँ से आया था ओसामा बिन लादेन को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई, और किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, और 9/11 की ही वजह से फिर किस तरह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के निशाने पर आया और अमेरिका ने आखिरकार उससे बदला लिया। तो पूरी कहानी आपको सुना चुका। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और